उपस्थित संतजनों के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ पर माननीय वक्ता, सभी उपस्थित बंधु भगिनियों को सर्वत्र नमस्कार। हमेशा की तरह जब भी हम यहाँ अधिवेशन में आते हैं तो एक प्रेम भाव से सबके साथ मिलन होता है। सब लोगों का प्रश्न पिछले 10 वर्षों से एक ही है कि कश्मीर में अभी क्या चल रहा है। कल से जितने भी लोगों से मैं मिला, जितने भी भाई बहनों से मैं मिला, यहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने कहा बधाई हो, कश्मीर में सब ठीक हुआ है। किसी ने कहा कि अभी जो चल रहा है कश्मीर में, क्या इससे कश्मीर का हिंदू वापस जाएगा। समय के अभाव के कारण और चलते चलते जब ऐसी बातें होती है तो मैंने कहा कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मंच से मैं ये सब बातों के ऊपर बात करूंगा। आज यहाँ पिछले 10 वर्षों से कश्मीर और कश्मीर के हिंदुओं को लेकर, उनकी प्रताड़नाओं को लेकर आपके साथ हमेशा हम समक्ष खड़े रहे हैं। मुझे आज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं। मैं 2022 के वर्तमान कश्मीर की बात करूं कि मैं 1990 में जो कश्मीर की परिस्थिति बनी हुई थी वहाँ से शुरुआत करूं, क्योंकि दोनों दशकों की जो परिस्थिति है वो अब लगभग एक जैसी ही है। 5 अगस्त 2019 में इस सरकार ने एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम उठाया, धारा 370 को ध्वस्त करना। उसके साथ जो हिंदू एस्पिरेशंस थी पूरे देश की, जिसके साथ राम जन्मभूमि जुड़ी हुई थी, 370 को ध्वस्त करना जुड़ा हुआ था, वो सरकार के एजेंडा और मैनिफेस्टो में था। उसमें वो 370 ध्वस्त हुआ। 370 के ध्वस्त होने के बाद जो मेरा विषय मुझे आज दिया गया कि वर्तमान परिस्थिति में कश्मीर सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कहाँ पर खड़ा है, पूरा देश उसको कैसे समझना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह जैसे भी हमारे साथ खड़े राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठनों ने कैसे इसकी तरफ देखना चाहिए, किस तरह का समर्थन देना चाहिए, किस तरह का जोर पकड़ना चाहिए, इस कार्यशैली में ये बात करने को मेरा विषय दिया गया। मैं पहले आज की परिस्थिति के बारे में, कश्मीर के बारे में बात करना चाहूँगा। 2019 में जो हुआ शायद हम भी नहीं मानते थे या जानते थे कि इस तरह का कोई राजनीतिक विल, पॉलिटिकल विल कोई ऐसी सरकार दिखाएगी कि धारा 370 को ध्वस्त करके एक नई आशा का जन्म देगी। 2019 के बाद कई आशाएं हमारे मन में भी जागरूक हुई कि किस तरह से कश्मीर अभी एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, क्योंकि जहाँ पर मुसलमान बहुल समाज हो, ये तो हम भी जानते हैं कि उनको वो बाहर खदेड़ नहीं सकते, खदेड़ना तो दूर की बात। आज जिस तरह के तुष्टीकरण के साथ वर्तमान सरकार कश्मीर के बहुल समाज को देख रही है और जिस तरह से उनका तुष्टीकरण हो रहा है, मुझे लगता है 1990 से पहले भी शायद इतने लेवल पे नहीं होता था। एक दुख की बात है। हमें लगा, कश्मीरी हिंदू समाज को, कि हमें अपनी गतिविधियां, हमें अपना जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड, जिसको आप बोलते हैं कि आपको बाहर खदेड़ा गया है क्योंकि आप हिंदू थे, आज हमें अपनी गतिविधियों को तीव्रता से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इस सरकार के साथ हम वार्तालाप करें, उनको बताएं कि जो कश्मीर में कश्मीर की हिंदुओं की वास्तुस्थिति है वो एक जाति विध्वंस है, एक जेनोसाइडल एक्टिविटी हुई है। और अगर आप जेनोसाइड को नहीं मानेंगे तो जिस तरह से कश्मीर एक केस स्टडी बना हुआ है, ये जेनोसाइड पूरे देश के अंदर रेप्लिकेट होगा, ये दोहराया जाएगा। और ये बात हम पिछले 20-25 वर्षों से लगातार हर तरह की सरकार से करते आए हैं कि डिनायल ऑफ जेनोसाइड मीन्स रेप्लिकेशन ऑफ जेनोसाइड। अगर आप जाति विध्वंस को
मना करेंगे कि इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं कश्मीर के अंदर, तो इसका दोहराया जाना निश्चित है। आप सब लोग जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि हम अपने अपने रीजन्स में, अपने अपने समाज में, जहाँ जहाँ भी जिस जिस प्रदेश में हम हैं, हम किस तरह से एक डिफेंसिव भूमिका लेके बैठे हुए हैं। हिंदुओं का एक छोटा सा समूह यहाँ पर रहता है, लेकिन मुस्लिम बहुल समाज के लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया। अलग अलग तरह के जो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन कैरेक्टर इनके बदलते रहते हैं अलग जगह पे। और हमने कैसे उसको रिटेलिएट किया। हम रिटेलिएशन की बात करते हैं, हम डिफेंस की बात करते हैं। कश्मीर के अंदर ना रिटेलिएशन पॉसिबल थी, ना डिफेंस पॉसिबल था। 60 लाख मुसलमानों में 2 लाख कश्मीरी हिंदू हैं, जिसके अंदर से औरतें भी हैं, बुढ़े भी हैं, ये भी हैं। जब हम इस मंच के द्वारा, हिंदू जनजागरण समिति के द्वारा पूरे देश में हिंदुओं के समर्थन की बात करने गए, जिसको इनसाइड आउट अप्रोच कहते हैं, पनून कश्मीर ने पिछले 12 सालों में इस मंच के द्वारा सब लोगों से ये जुड़ने का प्रयास किया कि आप कश्मीर की वास्तुस्थिति को समझे, आप उसके सत्य को समझे, वहां जो परिस्थिति है उसको समझे। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कश्मीर का। कश्मीर का इशू धार्मिक इशू है। मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, उनका मजहब हमारा धर्म के नाम पे एक समाज को बाहर खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक वर्चस्व की बात वहां पे करना चाहते। आप ये किस भी लेवल के ऊपर एक आम आदमी को समझाए तो वो आम आदमी समझ सकता है, लेकिन दुख की बात है कि जिस सरकार को, जिससे आपकी अपेक्षा है, जिनको हमने अपने एस्पिरेशन से इस सरकार के लिए लाया, क्योंकि ये हिंदू मेजॉरिटी पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर बात करेगी, उसके अंदर ये सरकार कश्मीर में हुए कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को जेनोसाइड मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे पहली एक वास्तुस्थिति है जो एक बहुत बड़ी, हमें हमारे वार्तालापों में यह बताया जाता है कि जेनोसाइड को क्या आप अपने माथे पे लेके चलेंगे? क्या करना है जेनोसाइड को? आपने खुद देखा, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग जो इस देश की हिंदू मेजॉरिटी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा 6000 कश्मीरी हिंदुओं को नौकरी और घर देने के बाद हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न उनके साथ था, ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करते, मिलते नहीं लोगों से। हमारा प्रश्न था कि क्या कश्मीर से जो हिंदू खदेड़ा गया वो ये नौकरियां वापस पाने के लिए और ये घर वापस पाने के लिए कश्मीर से निकाला गया? आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि जिस चीज को आप अंदर से जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल अपीजमेंट के कारण आप ये मानना नहीं चाहते कि वहां पर जो लड़ाई है, जो आपका विरोधी जानता है कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं, वो इस बात से पूर्ण तरीके से उसको मालूम है, उसको कोई दो राय नहीं है। उसने अपना इकोसिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, पॉलिटिकल, इस बात से बना रखा है कि ये धर्म के नाम पे मेरा वर्चस्व जब तक कश्मीर में नहीं बैठता, तब तक कश्मीर के अंदर जो ये जिहाद है, कश्मीर के अंदर जो इस्लामीकरण की भूमिका, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये व्हाइट कॉलर लोग हों या संगबाज हो जो पत्थर चलाते हैं। दुर्दशा है जहां पर इसको काउंटर करने के लिए जिस सरकार को हमने अपनी आशाओं के साथ वोट दिए, ये समझ के कि कश्मीर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल खड़ा होगा, जो कश्मीर के ओवरग्राउंड वर्कर का मतलब होता है जो वहां की पॉलिटिकल पार्टियां वहां पे काम कर रही हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और बाकी सब जमातें खड़ी हुई हैं, उनको कैसे आप दबाओगे? क्योंकि ये इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर है। और आर्मी का जो एक वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोसिस्टम जिहाद का बना है, आर्मी को आप फ्री होल्ड देंगे उसको खत्म करने के लिए, ताकि एक ऐसी परिस्थिति बने, एक ऐसा संज्ञान पूरे देश को मिले कि कश्मीर जैसी स्थिति बाकी देश में कहीं नहीं चल सकती। हम कभी भी इसको कुचल सकते हैं। लेकिन 370 के ध्वस्त होने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, बहुत से लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि आप आज भी कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके की जगह नहीं ले सकते, आपके राइट्स ही नहीं है। आप आज भी वहां पर 99 ईयर्स की लीज पे कोई जगह लेंगे। 370 एक तरफ खत्म हुआ
तो 15 साल का डोमिसाइल का कानून उन्होंने कश्मीर के अंदर लाया। कारण मुस्लिम अपीसमेंट, मुस्लिम की जो दुखती रग थी, जो 370 के साथ जो एक मिथक था 370 का, जहां उनको लगता था कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों को एक स्पेशल स्टेटस 370 की वजह से मिला हुआ है, क्योंकि वो कोई मार्स से उतरे हुए प्राणी हैं। ये मिथक जब आपने तोड़ा, इसके बाद आपने कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया कि भाई ये चीज के ऊपर हम, इस चीज को हम ऐसा कैसा काउंटर मेजर्स करें कि ये जो प्रेशर है ये वहां के सिस्टम में, मानसिकता पे, जो जिहाद की मानसिकता है या इकोसिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का है, उसको खत्म करे और एक भारत की वापसी कश्मीर के अंदर हो। कहीं कोई कदम नहीं हुआ। आपने 15 साल का डोमिसाइल लाया कि जो आदमी 15 साल से कश्मीर में रहता है, वो कोई भी हो, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या बाकी कोई लोग हों, जो कश्मीर में रहते हैं, उन्हीं लोगों को डोमिसाइल दिया जाना चाहिए। और उसके नतीजे आपने देखे। जो मूलतः कश्मीरी नहीं थे और कुछ लोगों ने डोमिसाइल लिया था, उनको भी टारगेटेड किलिंग की गई। पिछले 2 सालों में जिन लोगों को मारा गया, एक ज्वेलर थे, एक होटल के मालिक थे, ये बता के कि आप कश्मीर के अंदर ये नहीं कह सकते कि ये कश्मीर मेरा है। ये कश्मीर के अंदर कभी भी जिहाद अपनी मनमर्जी से अटैक कर सकता है। इसका संज्ञान अगर देश के किसी भी आम आदमी को है तो सरकार को क्यों नहीं है? ऐसी क्या मजबूरी है कि कोई भी आज की जो वर्तमान सरकार है, जिसने इसको यूनियन टेरिटरी में बदला है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज चलते हैं, वो आज भी अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के अंदर विफल है। मनोज सिन्हा तो अभी आए, उसके पहले मुर्मू जी थे लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर के। उनके जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकलते थे, कुछ ऐसे होते थे जो डेवलपमेंट साइड में हो, या कुछ ऐसे होते थे जिससे एक आशा जगती थी हिंदू समाज के अंदर की कहीं रिटर्न, रिहैबिलिटेशन और भारत की वापसी की बात की जा रही है। नीचे के चीफ सेक्रेटरी जो इकोसिस्टम में बैठे हैं, वो ये ऑर्डर्स पास ही नहीं होने देते थे। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एग्जीक्यूट करने वाला पुलिस फोर्स एक जिहादी मानसिकता से ग्रस्त है, वो एक रेबल खड़ा करता है जिसके अंदर बोलते हैं मुर्मू साहब को निकाल दो। अब किसको लाओ? ऐसे आदमी को लाओ जो बैलेंस क्रिएट करे, जो प्रेशर भी ना बनाए, लेकिन उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये गतिविधि चलाते रहे। हमने जब इस बात पे जोर दिया कि कश्मीर के अंदर 370 ध्वस्त होने के बाद जिस तरह की स्थिति आपने बनाई, 1.5 साल के अंदर आपने इन लोगों को एक जगह बांध के रखा और इनको समझ में आया कि भारत भी बहुत ही अलग तरीकों से हमको ये समझा सकता है कि भारतीयता ही इस प्रदेश का आगे का होने वाला जितना भी जो भी अच्छा होगा वो भारतीयता से ही होगा, और उसके लिए वो कठोर कदम भी उठा सकते। लेकिन उसके बाद जब आपने खुला छोड़ दिया सारे सिस्टम को, एक इंटरनल रेबल इतना जबरदस्त आया कि आपको लगा कि अभी क्या करें, इसको काउंटर कैसे करें। कश्मीर के ऊपर जितने भी पॉलिसी डिसीजंस लेने वाले या एडवाइजरी रोल देने वाले लोग हैं, वो आज भी कश्मीर को नहीं समझ पा रहे, कश्मीर की मानसिकता को नहीं समझ पा रहे। वो इसको भी बोलते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी के ऊपर, पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने, आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर, हम पाकिस्तान के आतंकवाद को फैलने नहीं देंगे। पाकिस्तान से तो पाकिस्तान तो जिम्मेदार है, लेकिन जो जिहाद फैला रहा है वो तो वहां का लोकल आदमी है, वो तो वहीं का लड़का है, वो तो वही पड़ोस का आदमी है जो इस जिहाद की बात करता है। जब यासीन मलिक अरेस्ट होता है तो ये औरतें और ये बच्चे कहां, पाकिस्तान से आते हैं, ये वही घर से बाहर निकलते हैं और आपको पत्थर मारते हैं। तो इसका संज्ञान, इस मानसिकता को तोड़ने का संज्ञान एक पॉलिटिकल विल कहां है? तो हम कैसे बात करें कि कश्मीर के अंदर कश्मीर का हिंदू या देश का हिंदू या भारत की वापसी कश्मीर में कैसे होगी? हमने सरकार को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से बात कही। इससे पहले मैं उस चर्चा पे आऊं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, हाल ही में जिस तरह की जो टारगेटेड किलिंग्स हुई, जहां पर चुन चुन के लोगों को मारा गया, उसमें कश्मीरी हिंदू भी थे जो मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर पैकेज में कश्मीर में वापस गए थे, क्योंकि कोई चारा नहीं था, नौकरियां मिल नहीं रही थी, खाने का अभाव था। वो कश्मीर में अपनी जान को दांव पे रख के कश्मीर के अंदर गए नौकरियां करने के लिए। उनको जो घर दिए गए हैं, लोगों को लगता है कश्मीर में तो बहुत सारे घर बने हैं, अभी 6000, 5000, 4000 घर बने हैं, तो कश्मीरी हिंदू इन टेनेमेंट्स में, इन ट्रांसिट कैंपों में अभी बसाया जाएगा।
आप नहीं जानते, जो लोग वहाँ नौकरियां कर रहे हैं उनके रिटायरमेंट के बाद उनको ये घर छोड़ने हैं। ये टेम्पररी रेजिडेंसीज है। तो ये नौकरियां खत्म होने के बाद ये आदमी जाएगा कहाँ? किसी ने, देखिए आज जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो नैरेटिव बहुत एक स्ट्रांग चीज़ है। अलग अलग लोगों का अलग अलग नैरेटिव है, क्योंकि जो जो आदमी जिस चीज़ पे भरोसा करता है वो उस नैरेटिव को बात करने लगता है। सरकार के अंदर जो तंत्र सिस्टम बैठा हुआ है जिसको आईटी सेल कहते हैं, वो उस सिस्टम के इमोशंस को पकड़ता है और उसको आगे धकेलता है। सिस्टम ने ये नैरेटिव फैलाना शुरू किया कि कश्मीर के अंदर मुसलमान भी तो मरा, अमरीन भी मरी, उसके साथ पुलिस वाले भी मरे, ये तो मुसलमान थे। एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की कि सिर्फ कश्मीर का हिंदू ही टारगेटेड या सिलेक्टेड किलिंग्स में नहीं आता, इसके अंदर कश्मीर का मुसलमान भी तो मारा जा रहा है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये एक जेनोसाइडल एक्टिविटी है जहां धर्म के नाम पे एक किसी समाज को टारगेट किया जा रहा है? परेशानी ये है कि जो एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं कश्मीर के अंदर सरकार के लिए, वो इस बात की बात सरकार से नहीं करते कि जो कश्मीर के अंदर चल रहा है, जिस तरह का जिहाद कश्मीर में चल रहा है, वो एक ही चीज के अगेंस्ट है, वो नॉन बिलीवर्स, जो काफिरों के अगेंस्ट है। या तो एक काफिर है, मैं अगर कश्मीरी हिंदू हूं तो मैं काफिर हूं, तो मेरे को वहां रहने का हक नहीं है, या तो जो दूसरा काफिरों जैसा बर्ताव कर रहा है। अमरीन अगर टीवी एक्ट्रेस थी तो वो काफिरों जैसा बर्ताव कर रही है, वो शरिया को नहीं मान रही, तो वो मारी गई। जो पुलिस ऑफिसर मुसलमान मारा गया वो मुखबिर था, इसका मतलब वो शरिया के खिलाफ है, वो काफिरों का साथ दे रहा है, इसलिए काफिरों जैसा है, इसीलिए उसको भी मारना चाहिए। तो बैलेंस नहीं क्रिएट किया जा रहा। उनका नैरेटिव, उनका सोचने की तरीका बिल्कुल क्लियर है, हमारे समझने की प्रॉब्लम है। और अगर हम समझ भी रहे हैं, हम उसको पर्दा डाल रहे हैं, नहीं नहीं देखिए बैलेंस तो है, मुसलमान भी मर रहा है, हिंदू भी मर रहा है, अब कहीं ना कहीं आपको भी तो बलिदानी देनी पड़ेगी। ये नैरेटिव आईटी सेल ने उठाया और बोला कश्मीर का हिंदू बार बार विक्टिम क्यों प्ले करता है, वो हथियार क्यों नहीं उठाता, वो लड़ता क्यों नहीं। शाहीन बाग ने पूरे दिल्ली को पैरालिसिस कर दिया। उसके अंदर से कितने लोग ऐसे खड़े हुए या ऐसा नैरेटिव बना कि मुझे छोटे जिहाद को खत्म करने के लिए वहां से लोगों को उखाड़ देना चाहिए। हम कर पाए? हम छोटे से जिहाद को नहीं लड़ पाए। कश्मीर के अंदर तो 56 प्रदेशों का सपोर्ट मिल रहा है, और जो उसके सामने खड़ा है, जो सिर्फ जिहाद को जिहाद बोल रहा है, वो कश्मीर का हिंदू समाज है और उनके साथ जुड़े हुए ऐसी ही सोच रखने वाले आप जैसे लोग, जो बोलते हैं कि जिहाद को जिहाद ही बोलो, इसको आतंकवाद मत बोलो, कश्मीरी हिंदू को माइग्रेंट मत बोलो। वो विलफुली, वो अपनी इच्छा से वहां से नहीं निकाला गया, वो जेनोसाइड का विक्टिम है। हमने एक बहुत बड़ी कमेटी के साथ बात करके उनको बोला कि कश्मीर के अंदर आप जेनोसाइड की विक्टिम्स को क्यों नहीं मानते कि कश्मीर के अंदर अगर 5 लाख 6 लाख कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ, उनके साथ जिस तरह की भी घटनाएं हुई, उनके मंदिर टूटे, और जो कोवेनेंट्स है जेनोसाइड के, जिसका भारत, मैं कल भी बात कर रहा था, 1959 में जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर भारत सबसे पहला सिग्नेटरी है कि मेरे देश के अंदर मैं जेनोसाइड के जो कानून हैं ये लागू करूंगा हर एक स्टेट में। भारत सिग्नेटरी है। उस जेनोसाइड कन्वेंशन में 5 मेजर भूमिकाएं हैं जेनोसाइड की, कि अगर ये हो रहा हो किसी समाज पे तो वो एक जेनोसाइड विक्टिम है, उसका, उस समाज का जेनोसाइड, उस समाज का जाति विध्वंस हुआ है। हमने इनके सामने 2 और तथ्य रखे कि ये 5 तो बहुत दूर की बात, हम इसके आगे भी भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं, जिसका आखिरी वाला पहलू था डिनायल ऑफ जेनोसाइड। आप जेनोसाइड को जितना नकारेंगे, ये जेनोसाइड आपके पूरे देश के अंदर फैलेगा। लेकिन इस डिनायल के बाद हमसे क्या कहा गया कि हमें सीए लागू करना है। अगर सीए लागू होना है तो ये कैसे पूरे देश को, पूरे विश्व को दिखाएंगे कि हमारे ही अंदर कोई एक समाज है जो रिफ्यूजी है अपने ही देश में, और दूसरे प्रदेशों, दूसरे मुल्कों से हम लोगों को कैसे कहें कि हमारे पास यहां आओ, यहां आप सुरक्षित रहोगे। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाता है। तो इसीलिए आप जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते, और जब तक आप जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप कानून नहीं लाएंगे। एक छोटी सी बात है, कैराना में, मालदा में, वेस्ट बंगाल में, केरला के अंदर
जब एक हिंदू समाज का समूह एक जिहादी एक्टिविटी का शिकार होता है, उसके अंदर एक केस फाइल होता है। इस केस के अंदर विटनेसेस आते हैं कि भाई ये हुआ, 90% विटनेसेस होस्टाइल हो जाते हैं। तो आपके पास कोई भी कानून नहीं है कि आप ये कहें कि इस समूह ने इस्लामिक वर्चस्व को लाने के लिए हिंदू के इन लोगों को बाहर खदेड़ने की कोशिश की। जब आपके पास कानून ही नहीं है, आप इसको ट्रेडिशनल आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों के साथ डील कर रहे हैं। विटनेस कहां है? विटनेस नहीं है, विटनेस होस्टाइल हो चुका है। तो बचा क्या? बचा कि भाई कानूनी प्रक्रिया से तो ये आदमी बाइज्जत बरी हो जाते। लेकिन जेनोसाइड के कानून इस चीज को रोकते, क्योंकि यहां पर एक समूह, एक जाति का समूह आपके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर प्रहार कर रहा है, ये करने की तरह कि मैं तुमको वहां नहीं रहना देना चाहता, मैं तुमको खत्म करना चाहता हूं। तो जेनोसाइड के जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स है, लॉज है, जिसका भारत सिग्नेटरी है, वो बहुत ही क्लियर तरीके से इसके ऊपर काम ले सकता है। और अगर कश्मीर को केस स्टडी माना जाए तो पूरे देश के अंदर इस तरह की गतिविधि नहीं होगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आती है कि कश्मीर तो दूर की बात, जितनी देश के अंदर ये जो अभी हंगामे चल रहे हैं, जब कभी कानपुर में कभी या किसी भी देश में कभी पत्थर नहीं चलते थे, लेकिन आज पत्थरबाजी भी हो रही है। ये उन्हें कहां से सीखा? उनको पता है कि पत्थर जब पुलिस वाले या आर्मी पे पड़ता है तो ये उसकी मानसिकता को चोट पहुंचाता है, क्योंकि वहां उसको समझ में आता है कि कश्मीर के अंदर भी यही हो रहा है। 6 लाख की आर्मी भी उस पत्थर को नहीं झेल पाती, तो हम लोग किस चीज के? तो मानसिकता को दुर्बल करता है। उनको मालूम है कि उनको कैसे अटैक करना है, भारत की मानसिकता पे, जो राष्ट्रवाद की मानसिकता है। लेकिन भारत के राष्ट्रवाद की मानसिकता को उसका प्रत्युत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कैसा संज्ञान लेंगे आप? जैसे मैं आपको कह रहा था, अभी बीच में जब राहुल भट्ट की हत्या हुई, उसके बाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुए। जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंदर कुछ लोग हैं, उन्होंने वर्तमान सरकार को भी गालियां दी। जाहिर है कि अगर किसी के घर का बेटा मरा है, वो ये नहीं देखेगा कि मेरे को क्या बोलना चाहिए, मैं पॉलिटिकली करेक्ट रहूं या क्या ना रहूं, अपना रोष प्रकट कर रहा है। पूरा का पूरा आईटी तंत्र खड़ा हो गया कि कश्मीर का हिंदू कैसे गाली दे सकता है इस सरकार को, जिन्होंने उनके लिए इतना सब कुछ किया। पूरा सिस्टम, बड़े बड़े धुरंधर, मतलब मैं आप लोगों ने तो खुद देखा होगा आईटी सेल में कौन कौन लोग थे जो इसके ऊपर लिख रहे थे कि भाई ये विक्टिम प्ले करते हैं, ये हमेशा विक्टिम ही प्ले करेंगे, कब तक इनका साथ देना चाहिए। हैं कितने लोग ये? हमसे ये पूछा जाता है जब आप प्रश्न करने जाते हैं सरकार के साथ कि मैं कश्मीर को रिक्लेम करने के लिए सिर्फ मेरा रिहैबिलिटेशन मुद्दा नहीं है, मैं भारत की वापसी कश्मीर में चाहता हूं, ताकि कश्मीर जैसी परिस्थिति पूरे देश में ना हो। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। वो बोलते हैं आप में से कितने लोग हैं ऐसे, एक सर्वे करिए, जो वापस जाना चाहते हैं। मेरा वापस जाना मुद्दा नहीं है, भारत कश्मीर में कितना है मेरा मुद्दा वो है। अगर आप उस भारतीयता के ऊपर मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप कितना वापस जाना चाहते हैं और मुझे वहां डिमोटिवेट करते हैं, अगर मैं 5 लाख की संख्या है जो पूरे देश के अंदर बिखरी हुई है, विदेशों में भी है, क्या मैं आपको सर्वे करके बताऊं कि 45,000 लोग कश्मीर में वापस आना चाहते हैं? फिर आप सोचेंगे कि मैं आपको जगह कौन सी दूं। मैं भले ही कश्मीर में वापस ना जाऊं, लेकिन मेरी जन्मभूमि पे अधिकार होना चाहिए। मैं प्लेट पे जिहाद को कश्मीर नहीं दूंगा। अगर आपने कश्मीर को जिहादियों को दे दिया तो पूरे देश के अंदर ऐसे टुकड़े आपको जिहादियों को देने पड़ेंगे। और अगर मैं उस राष्ट्रवाद के लिए खड़ा हूं, मेरे साथ कितने ऐसे लोग हैं जो इस राष्ट्रवाद के लिए खड़े हैं? और अगर राष्ट्रवाद में लोग खड़े हैं, इस बात को समझते हैं, तो क्या ऐसा नहीं कि हमें इस एस्पिरेशन को, इस आशा को एक नेशनल सेंटिमेंट बना के वर्तमान सरकार के एजेंडा में लेके इनके मैनिफेस्टो में लाना चाहिए कि जैसे राम जन्मभूमि बनी, 370 ध्वस्त हुआ, ऐसे कश्मीर में भारत की वापसी होनी चाहिए, जो सिर्फ कश्मीरी हिंदू सबसे पहले वो झंडा लेके जा सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है। वहां के मुसलमान पे भरोसा करोगे तो हर बार चोट खाओगे। गजवा हिंद होना निश्चित है। यह चीज को समझने की जरूरत है। इसको आप सामने बोलना पड़ेगा हमें। अभी हम छुपा के नहीं बात कर सकते। नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, मिलिटेंट्स, ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है। आप इस टर्मिनोलॉजी की बात ही नहीं कर सकते। वो बोलता है मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं, आप बोलते हो मिलिटेंट।
दोनों का डेफिनेशन ही आपको पता नहीं है। मैं बोलता हूं मैं कश्मीर का हिंदू हूं, मुझे हर बार कश्मीरी पंडित बोलते हैं, ताकि ये पंडितों का इश्यू हो। इनको बोले ये ब्राह्मणों का रीजनल इश्यू है। मेरे को मेन स्ट्रीम हिंदू के साथ लिंक नहीं करना चाहते। अगर इस तरह की परेशानियां हैं और ये वास्तुस्थिति है कश्मीर की, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 1990 और 2022 में कितना फर्क है। तो अगर एक आम, आप अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, 2016-17 में हिंदू जनजागृति समिति के साथ हम लोगों ने, सब लोगों ने बैठ के एक मंथन किया। बहुत सारे लोग थे इसके अंदर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितने भी राष्ट्रवादी हिंदू लीडर्स, बड़े बड़े नाम हैं। हिंदू जनजागृति समिति ने ये बीड़ा उठाया और उसके साथ एक अम्ब्रेला बन के सब लोग जुड़े कि हमें एक भारत अभियान कश्मीर की ओर करना चाहिए। 2 साल तक हमने ये अभियान चलाया, जिसका पर्पस, जिसका मुद्दा ये था कि हम इनसाइड आउट अप्रोच लें। पनून कश्मीर क्या बात करता है, ये हम आम आदमी से बात करें कि मेरे साथ जो हो रहा है वो कल आपके साथ होगा। इसके कारण ये है क्योंकि प्रोसेस ऐसी है, ये प्रोसेस रिपीट हो रही है। ये आज नहीं तो अभी, मेरे को मालूम है 6 साल पहले जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम यही बात कर रहे थे। मुझे आज किसी ने आते आते पूछा, राहुल जी आज क्या बात करेंगे नई आप? मैं कहा मेरे पास तो कुछ भी नया नहीं बचा, 32 साल से वही लाइन लेके बैठे हुए हैं जो पहले हम बात करते थे। तो जिस तरह का एक भारत अभियान, हमने इनसाइड आउट अप्रोच लेने की बात की, जहां हम अलग अलग मंचों से पूरे देश के अंदर ये कहने गए कि कश्मीर के साथ एक जनमानस कैसे जुड़ेगा, एक आम आदमी की आवाज कैसे जुड़ेगी जो ये कहेगी कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो रहा है वो मेरे साथ ना हो। सबसे पहली बात, उनके साथ जेनोसाइड हुआ है, उनके साथ जातीय विध्वंस हुआ है, ये सरकार को मानना चाहिए। और जो कश्मीर की सच्चाई है, जिसको, जैसे आप महाराष्ट्र हो, गोवा हो, यूपी हो, कहीं पर भी आप एक हिंदू प्रबल प्रदेश नहीं बोलते, आप बाहर निकल के मस्जिदों को पत्थर नहीं मारते, तो कश्मीर के अंदर मुस्लिम वर्चस्व के अंदर जब आप बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है, तो आप क्यों बोलते हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस क्यों कर रहे हैं कश्मीर के अंदर? करना चाहिए, डेमोग्राफिक चेंजेस होना चाहिए। तो जो इनसाइड आउट अप्रोच हमने लिया था, जहां लोगों को हम ये कहने की कोशिश कर रहे थे, उसका आपने उस जो वृतांत था, जो हम बता रहे थे, उसको आपने दृष्टांत के रूप में कश्मीर फाइल्स में देखा। आपने 5% 10% कश्मीर की जो परिस्थिति थी वो आपने देखी, क्योंकि ये बात तो हर आदमी जानता है जो हमारे साथ जुड़ा है। हमने ये सब चीजों के बारे में बात की है। अब सवाल है कि कैसे देश की सारी हिंदू संस्थाएं वापस हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आशा हमारी उन्हीं के साथ है। ये लड़ाई अभी सबकी है। ये लड़ाई अगर हम बोले कि सिर्फ कश्मीर का हिंदू लड़ेगा क्योंकि वो अपने पुनर्वसन के लिए उसके रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा है, तो ये इस धोखे में नहीं रही है। कल को आप सबको अपने पुनर्वसन और अपने रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आप किससे मदद मांगने जाएंगे? क्योंकि आपके पास अपने आप को छोड़ के और कोई भी नहीं है। मेरे पास एक आशा है कि भाई मेरे साथ 300-500 ऐसे संस्थाएं हैं जो खड़ी होंगी मेरे साथ और मेरी बात को सामने रखेंगी। तो एक आउटसाइड इन अप्रोच हमें लेना पड़ेगा। जो एनर्जी बाहर की तरफ गई, उस एनर्जी को न्यूक्लियस की तरह हम अंदर कैसे लाएं और कैसे एक पावर सेंटर अप्रोच बना के सरकार को यह समझाएं कि कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उसका अगर आपको निवारण करना है, उस इशू का जो कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर इशू नहीं है, कश्मीर के अंदर इशू है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप जो पन कश्मीर बात करता है कि जेनोसाइड को आप मान्यता दें, जेनोसाइड कानून को आप अपनाएं, उसके बाद रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की बात होगी, क्योंकि ये दो चीजें अपने आप में ही जिहाद के ऊपर एक थप्पड़ है। तो इस चीज के लिए मैं आज इस सभा से आह्वान करता हूं कि हमें आज इसके ऊपर एक खास गुट चर्चा करनी चाहिए, जहां पर हम ये देखें कि जैसे आप लोगों ने 2016-17 में हमें सहयोग दिया, हमें ये बताया कि हर आप अपने मंच पे कैसे हमें लेके बुलाएं, आज आपको आह्वान हम करते हैं कि हम किस तरीके का एक सिस्टम बनाएं जिससे सरकार मजबूर हो जाए ये सोचने के अंदर कि कश्मीर के अंदर भारत की वापसी कश्मीर का या पूरे देश का जो राष्ट्रवादी है वही सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद।
जय पवन कश्मीर, जय महाराष्ट्र। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो